एक खुशहाल जॉइंट फैमिली के बड़े से घर में सुबह का समय था। रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी और घर में चहल पहल थी। प्रिया अपनी पहली रसोई बना रही थी। हे भगवान, पहली रसोई में कोई गलती ना हो जाए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। माँ जी का दिल खुश हो जाना चाहिए आज। प्रिया चूल्हे के पास खड़ी होकर खीर बना रही थी। अचानक उसके पेट में मरोड़े उठती है। वो परेशान हो जाती है और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। बहू, आज तो पूरे मोहल्ले को बुलाया है। पहली रसोई का प्रसाद सबको देना है। भगवान करे सब ठीक हो। घर की इज्जत का सवाल है। जी माँ जी, मैं बहुत ध्यान से बना रही हूँ। बस बस थोड़ा सा। अरे यार, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। अचानक प्रिया को पेट से जोर से आवाज आती है। पूरी रसोई में तेज आवाज गूंजती है। सभी का ध्यान इधर उधर चला जाता है। प्रिया का चेहरा लाल हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? अरे यार, ये कैसी आवाज आई? हद है, पहले दिन से ही ये क्या मुसीबत है। माफ करिए मम्मी जी, वो मुझसे गलती से हो गया। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। राहुल और मनीष रसोई में दौड़े हुए आते हैं। पूजा भी वहीं खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। पूरा घर इस अजीब आवाज से हैरान था। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? प्रिया, तुम ठीक तो हो? कोई चोट तो नहीं लगी? अरे भैया जी, लगता है भाभी जी का स्वागत बहुत धमाकेदार हुआ है। वाह, क्या बात है, कमाल है यार। हाय हाय, पहले दिन ही इतना ज्यादा। बहुत खूब भाभी जी, ये तो नया रिकॉर्ड है। अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों हो रहा है रसोई में? प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शर्म से सर नीचे झुका लेती है। पूरा माहौल अजीब हो जाता है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये सब मेरी वजह से परेशानी हुई। रुको, ये क्या बदतमीजी है? पहले रसोई में मेहमानों के सामने ऐसा करोगी? छी, मुझे नहीं खाना ये सब। प्रिया, तुम्हें पता है ना कि आज कितने लोग आने वाले हैं? क्या करें अब? अगले दिन से मनीष और पूजा प्रिया को अलग अलग मजाकिया नाम से बुलाने लगते हैं। घर में हंसी ठिठोली का माहौल बन जाता है। अरे हवा रानी जी, आज क्या स्पेशल खाना बना रही हो? कोई नई रेसिपी तो नहीं? नहीं नहीं, इनका नाम तो गैस मैडम होना चाहिए या फिर तूफान क्वीन। क्या करें, यही तो खासियत है। अरे पूजा, पादनी भाभी नाम रखते हैं, ये तो एकदम परफेक्ट है। बस भी करो, अब बहुत हो गया। मैं कोई मजाक नहीं हूँ, तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। दिन बीतते जाते हैं और प्रिया की ये समस्या बढ़ती जा रही थी। हर बार खाना खाते समय या तनाव में यही होता। घर वाले परेशान होने लगते हैं। प्रिया, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना? परिवार की इज्जत का सवाल है। मेरे दोस्त भी पूछने लगे हैं अब तो। नहीं राहुल, मैं सच कह रही हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ये अपने आप हो जाता है। मैं भी परेशान हूँ। तो फिर कुछ करो, डॉक्टर के पास जाओ या कुछ दवा लो। ऐसे थोड़ी चलेगा। एक दिन जब सुनीता देवी की किटी पार्टी चल रही थी तो प्रिया चाय लेकर आती है। फिर अचानक से वही घटना हो जाती है। अरे यार, ये क्या हुआ? इतनी तेज आवाज कहाँ से आई? लगता है नई बहू में संस्कार की कमी है। आजकल की लड़कियाँ इतनी बेशर्म हो गई हैं। बहुत शर्म आ रही है, माफ कीजिए सब लोग। मेहमानों के जाने के बाद सुनीता देवी का धैर्य टूट जाता है और वो प्रिया पर गुस्सा करती है। बस भी करो, या तो ये बदतमीजी बंद करो या फिर इस घर से चली जाओ। अब सहन नहीं होता। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये कोई बदतमीजी नहीं है। मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है। रात भर नींद नहीं आती। माँ सही कह रही है प्रिया। अगर यही हाल रहा तो तलाक के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। राहुल, अब तुम भी मेरे साथ नहीं हो। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। कोई बात तो जरूर है। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता ये सब। समझदारी की बात ये है कि पहले चेकअप कराते हैं। रामलाल की बात मानकर सभी डॉक्टर शर्मा के पास जाते हैं। जांच के बाद सच्चाई सामने आती है, जो कि सबको चौंका देती है। जी देखिए, प्रिया को आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, कोई बदतमीजी नहीं है। काफी सारी लड़कियों में ये समस्या होती है। क्या? मतलब ये बीमारी है? हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था। जी हाँ, तनाव और चिंता से ये बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर नई जगह जाने पर। हे भगवान, मैंने क्या किया? बेचारी बेटी को कितना परेशान किया। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। सुनीता देवी का दिल पिघल जाता है। वो प्रिया के पास जाकर माफी मांगती है। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे समझ नहीं पाई।
माफ कर दो, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं खुद परेशान थी कि क्या करूं, कैसे बताऊं। प्रिया, मैं भी माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। भाभी जी, हमने बहुत गलत किया, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ भाभी जी, हमें पता नहीं था कि ये बीमारी है। आप हमें माफ कर दो। कुछ दिन बाद रात के समय एक चोर घर में घुसने की कोशिश करता है। सभी गहरी नींद में सो रहे थे, केवल प्रिया ही अपनी परेशानी के कारण जाग रही थी। कौन है वहाँ? अरे यार, कोई है क्या? ये कैसी आवाज आ रही है? अचानक डर से प्रिया के पेट में बहुत तेज आवाज आती है और पूरे घर में गूंज भी है। ये आवाज इतनी तेज थी कि चोर डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कोई भूत है। तोबा तोबा, भाग जाना चाहिए, मर गए हम तो। चोर की आवाज सुनकर सब जाग जाते हैं। प्रिया की आवाज से चोर भाग गया और पूरा घर बच गया। सभी समझ जाते हैं कि प्रिया ही उनकी रक्षक है। वाह प्रिया, तुमने तो घर बचा लिया, ये तो कमाल है, तुम तो सच में हीरो हो, हीरो। बेटी, भगवान ने तुम्हें ये खासियत इसलिए दी है। आज समझ आया कि ये तुम्हारी ताकत है। भाभी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत तंग किया है। आप तो हीरो हो, अब से आप हमारी सुपर हीरो भाभी। सच में भाभी जी, आप तो सुपर हीरो निकली। अब हम आपको सुपर हीरो बहू कहेंगे। जबरदस्त है। बेटी, मैं कितनी गलत थी, तुम्हें कमजोर समझ रही थी, बल्कि ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा परिवार प्रिया को गले से लगाता है, उसकी इस खासियत की तारीफ करता है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। बेटी, भगवान करे ये तुम्हारी खासियत हमेशा रहे। तुमने आज पूरा घर बचाया है। तुम हमारी रक्षा करने वाली देवी हो। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। गृह प्रवेश की रस्म में ही पता चल गया था कि तुम कुछ खास हो। अब तो मैं समझ गई हूँ कि ये मेरी खासियत है। आप सबका बहुत धन्यवाद, दिल खुश हो गया। अब प्रिया घर की सबसे प्यारी और सम्मानित बहू बन जाती है। सभी उसकी देखभाल करते हैं और उसके खाने पीने का खास ख्याल रखते हैं। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गर्व है, तुम सबसे स्पेशल हो, मैं बहुत लकी हूँ। अब तो चोर भी हमारे घर आने से डरेंगे। हीरो भाभी जी की जय हो, हमारी सिक्योरिटी गार्ड हैं आप। भाभी जी, अब हमें आप पर बहुत गर्व है। आप हमारी प्रेरणा है। प्रिया पूरे परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। प्रिया की इस समस्या को एक वरदान माना जाता है। अब घर में प्रेम और समझदारी का माहौल था। कोई बात नहीं बेटी, भगवान का शुक्र है कि तुम हमारे घर आई। घर की लक्ष्मी हो तुम, हमारी रक्षक हो। माँ जी, आपका प्यार पाकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? बेटी, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। तुम हमेशा खुश रहो और हमारी रक्षा करती रहो। इस तरह एक समस्या जो पहले शर्म की वजह से थी, वही प्रिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। परिवार ने सीखा कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है, जो प्रेम से सब कुछ सुलझ जाता है। अनीता के बेटे राहुल की शादी को 4 साल हो चुके थे। राहुल की बीवी काजल घर की बहुत ही अच्छी बहू थी और सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अनीता को फिर भी सारी रात चिंता में नींद नहीं आती थी, क्योंकि अनीता की बेटी कृतिका, जो कि 35 साल की हो चुकी थी, उसकी शादी अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही थी। काफी सारे लड़के देखने के बाद भी कहीं भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। और एक दिन अनीता के सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। तभी काजल उसके पास चाय का कप लेकर आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए, चाय पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे बहू, चाय पीकर भी क्या ही हो जाएगा, मेरा दुख कम हो जाएगा क्या? ना जाने मेरी बेटी के हाथ पीले कब होंगे, कब शादी होगी, कब वो ससुराल जाएगी अपने। मेरी बेटी की उम्र 35 साल की हो गई है। उसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए। अब तो उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ना जाने मेरी बेटी की शादी कभी होगी, ना जाने क्या ही लिखा है उसके भाग्य में। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, दीदी के भाग्य में जब लिखा होगा ना, तब उनकी शादी हो ही जाएगी। और आप या मैं लिखकर या उनका भाग्य बदल तो नहीं सकते हैं ना। और वैसे भी दीदी अपने घर में ही है, किसी पराये के घर में थोड़ी ना है। काजल और अनीता बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और विमला अनीता और काजल की बातों पर अपनी सलाह देते हुए कहती है, देख काजल बहू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है कि तेरी नंद अपने ही घर में है, लेकिन जिंदगी भर थोड़ी ना कुंवारी रहेगी, उसकी भी तो शादी होनी चाहिए ना। मेरी बात मानो तो उसकी ना शादी एक आदमी से कर दो
जिसकी बीवी भाग गई हो या तो फिर मर गई हो, क्योंकि अभी से इस उम्र में ऐसे ही रिश्ते मिलने वाले हैं। विमला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है और विमला की बातें सुनकर कृतिका को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिस पर वो बोलती है, आंटी जी, लगता है आपको मेरी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आपने साड़ी गहने सब कुछ तैयार रखे हैं कि कब कृतिका की शादी होगी और कब मैं दुल्हन की तरह सजूंगी। अरे मुझसे ज्यादा जल्दी तो आपको है मेरी शादी की। और रही बात अंकल या लड़के से शादी होने की, तो जरा आप अपने घर में जाकर देखो। अरे आपकी तो बिहाई हुई बेटियां हैं ना, जो ससुराल छोड़कर आपके घर में आकर बसी पड़ी है। दूसरों के घर में सलाह देने से पहले खुद के घर को देख लीजिए, समझिए आप। कृतिका की बात सुनकर विमला का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी कृतिका अपनी माँ से बोलती है, इससे पहले आप मुझे कुछ कहो, इसलिए पहले मैं ही कह देती हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही या फिर मुझे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं शादी उसी के साथ करूँगी ना जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूँगी, जिसे देखकर मुझे लगेगा कि ये मेरी राइट चॉइस है। अब मैं कोई जानवर तो हूँ नहीं जिसके गले में पट्टा डालकर बस उसे खूंटे से बांध दीजिए। इसलिए भगवान के लिए विमला आंटी जैसे लोगों की बातों में आने से अवॉइड कीजिए। ये सवाल आपका होना चाहिए, क्योंकि बात आपकी बेटी की जिंदगी का है। इतना कहकर कृतिका भी वहाँ से चली जाती है और इन सब के बाद से तो अनीता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दिन गुजरते हैं और शादी न होने की वजह से और लोगों के ताने सुन सुनकर कृतिका स्वभाव अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी चिढ़ जाया करती और ऐसी एक दिन काजल उसके कमरे में सफाई कर रही थी। तभी काजल से गलती से चार्जिंग पर लगा हुआ कृतिका का फोन गिर जाता है और फोन को नीचे गिरता देखकर कृतिका गुस्से में चिल्लाती है, भाभी आपको नजर नहीं आता क्या? ठीक से काम नहीं कर सकती आप? मेरे सर पर वैसे ही लोग शादी को लेकर चढ़े हुए हैं। साथ ही एक लौता फोन है मेरे पास जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। अरे ये घर वाले तो मुझे फोन भी नहीं दिलाते, ऊपर से ताने और मारते। दीदी, मुझसे गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आई एम सो सॉरी दीदी। आई एम सॉरी भाभी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी। वैसे दीदी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो भाभी, क्या बात है? देखो दीदी, उम्र सिर्फ एक नंबर है जो हमें हर साल के साथ मिल जाता है, लेकिन असली काबिलियत तो हमारी सफलता होती है ना, हमारी मेहनत होती है। और मैं जानती हूँ दीदी कि आप बहुत ही मेहनती और अच्छी इंसान हो, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। देखना, देर से ही सही, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा जहाँ आप बहुत खुश रहोगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर कृतिका को बहुत अच्छा लगता है और वो धीमा सा मुस्कुरा देती है। दिन गुजरते हैं। अनीता कई लड़कों से कृतिका को मिलवाती है, लेकिन फिर भी कृतिका का कोई लड़का पसंद नहीं आता। इस बात से परेशान होकर एक दिन अनीता कृतिका पर गुस्सा करते हुए बोलती है, कृतिका कब करेगी शादी? किसी लड़की को तो पसंद कर ले और शादी कर ले। बेटी, कभी कभी जिंदगी में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि जो हम चाहे वही मिले हमें। अरे अब तू 35 साल की हो गई है, 10 साल इंतजार करेगी ना तो 45 साल की हो जाएगी। बेटा, इस उम्र में तेरा 10 साल का बेटा होना चाहिए था और तूने अभी तक शादी भी नहीं की। और तूने अगर ज्यादा समय लगाया ना तो जिन लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं उनके बच्चों की भी शादी हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, जिन लड़कों की फोटो दिखाई है उनमें से किसी को तो पसंद कर ले। देख बेटा, अभी सोच ले, अभी शादी हो जाएगी, बाद में वरना कुंवारी बैठी रह जाएगी पूरी जिंदगी। अपनी माँ की बातें सुनकर कृतिका को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी काजल अपनी ननद के पास आती है और कृतिका को समझाने लगती है। तभी कृतिका रोते हुए बोलती है, भाभी, बस एक आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। मैं क्या करूं अगर मेरी उम्र बढ़ रही है तो? इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो? अब बढ़ती उम्र को मैं रोक तो नहीं सकती ना जाने लोगों को मैं इतना चुभ क्यों रही हूँ। रोते हुए कृतिका को काजल अपने गले लगाकर चुप करवाती है और जैसे ही तैसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और ऐसे एक दिन कृतिका का बचपन का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। पूरब को देखते ही कृतिका खुश हो जाती है। हालांकि वो एक अलग जाति का लड़का था, इसलिए कभी कृतिका ने उससे अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन वो बचपन से ही उससे प्यार करता था, इसलिए उसने अब तक शादी भी नहीं की थी।
ऐसे एक दिन कृतिका जब काम कर रही थी तो पूरब चुपके चुपके उसको देख रहा था और ऐसा करते हुए काजल उसे देख लेती है और काजल पूरब के पास जाती है और उससे बोलती है, ये क्या हो रहा है? मेरी ननद जी को चुपके चुपके देखा जा रहा है। वो भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सच में भाभी, आप मेरी मदद करोगी क्या? हाँ हाँ जरूर करूंगी ना तुम्हारी मदद, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। पूरब अपने दिल की सारी बातें काजल को बता देता है, जिसे सुनकर काजल को बहुत खुशी होती है। जिसके बाद पूरब वहाँ से चला जाता है और काजल सीधा अपनी सास के पास जाती है और पूरब की सारी बातें अनीता को बता देती है। जिस पर अनीता बोलती है, बहू ये क्या कह रही है तू? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बेटी एक तो 35 साल की हो गई है, ऊपर से लड़का किसी और जात का। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लोग क्या ही कहेंगे कि लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिला तो दूसरी जात की लड़के से शादी कर दी। वैसे ही लोग इतने ताने देते हैं। तू क्या चाहती है कि लोग और ज्यादा ताने दे? माँ जी, आप किन लोगों के बारे में सोच रही हो? अरे ये 4 लोग कभी सगे नहीं होते हमारे, और कोई भी नहीं होता है। और वैसे भी पूर्व बचपन से ही कृतिका को जानता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। ये जात पात कुछ नहीं होता है माँ जी। माँ जी, सब कुछ इंसान का व्यवहार और प्यार होता है, जो कृतिका और पूर्व में बहुत ज्यादा है। आप सभी बातें छोड़िए और दुनिया की विडम्बनाओं को छोड़कर अपनी बेटी का घर बसाइए और हमारी 35 साल की ननद की शादी करवाइए। काजल के समझाने पर अनीता समझ जाती है। जिसके बाद काजल कृतिका से बात करती है और कृतिका भी पूरब के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद कोर्ट मैरिज के जरिए पूरब 35 साल की कृतिका की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। शकुंतला और उसकी बहू पूजा दोनों ऐसे रहा करते थे जैसे दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उन दोनों का रिश्ता सास बहू का है। आज मुझे फिर से वहाँ जाना है, तो तू जरा खाना पीना बनाकर बुड्ढे को दे दियो। ठीक है माँ जी, लेकिन समय पर आप घर आ जाइएगा। हाँ हाँ बहू, तू चिंता मत कर, और खास करके विमला का ध्यान रखना। वो आके मेरे बारे में 10 बार पूछेगी, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना। हाँ माँ जी, कल भी आई थी और कह रही थी कि शकुंतला कहाँ है। आजकल शकुंतला बहुत घूमने फिरने लगी है। ना जाने वो विमला मेरी चाचू से क्यों करती रहती है। चल इन सब बातों को छोड़, मैं चलती हूँ वरना देर हो जाएगी। शकुंतला इतना कहकर घर से निकल जाती है। शकुंतला को घर से जाता देखकर विमला तुरंत शकुंतला के घर पहुंचती है और उसकी बहू पूजा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है। अरे पूजा बहू, अभी तेरी सास को मैंने कहीं जाते देखा है, कहाँ गई है? आजकल तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। अरे उन्हें ननद जी के लिए साड़ियाँ लेनी थी। वो क्या है ना, उनके घर में फंक्शन है, इसीलिए वो कपड़े लेने गई हैं। क्यों, आपको बताया नहीं क्या? आपकी और माँ जी की तो इतनी अच्छी दोस्ती है। क्या पता बहू, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल वो मुझसे बातें छुपाने लगी है। बस इसी बात का दुख है मुझे। कोई बात नहीं, कई चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती, इसलिए माँ जी आपसे कुछ छुपा लेती होंगी। पूजा और विमला बात कर रहे होते हैं, तभी पूजा के ससुर बहादुर का आना होता है और बहादुर घर आते ही अपनी बहू पूजा से कहता है, बहू शकुंतला कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे जरा कहो 1 कप चाय बना के लाए। माँ जी तो घर पर है नहीं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। माँ जी को कपड़े लेने थे तो वो वहीं गई हैं। आजकल ये बहुत बाहर घूमने लगी है और बिना बताए कहीं भी चली जाती है। आने दो इसे एक बार, अच्छे से खबर लेता हूँ इसकी। अरे मुझसे भी बातें छुपाने लगी है। आजकल तो शकुंतला बिना बताए कहीं भी चली जाती है। पहले तो बता कर जाती थी या साथ लेकर जाती थी, लेकिन आजकल ना जाने कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बताती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो उससे ही मिलने आई थी। चल बहू, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ उसको काफी दिनों से। वो मुझे भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। अरे सच में माँ जी कपड़े लेने ही गई हैं। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो कुछ देर में आ ही जाएंगी। पूजा हर वक्त अपनी सास को सपोर्ट किया करती थी। इधर शकुंतला अपने फेसबुक पर बने दोस्त किशन लाल से मिलने आती है। किशन लाल और शकुंतला इस उम्र में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और इसका नतीजा ये था कि दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों हर दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े बेताब रहा करते थे। किशन लाल, मैं कल भी तुमसे मिलने आई थी और आज भी, लेकिन कहीं ऐसा न हो मेरे बुड्ढे को इसके बारे में पता चल जाए और वो मुझे घर से निकाल दे। और हाँ, जिस दिन मेरा फोन बंद आए या ना लगे तो समझ जाना
कि बुड्ढे को पता लग गया है और वो घर में तमाशा कर रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम कहीं दूर भाग चलते हैं। अब तुम्हारे बुढ़े को लगेगा तुम मुझसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई या फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन तुम मेरे साथ होगी तो दुनिया की सारी खुशियाँ अब मेरे कदमों में होगी। हम दोनों दूसरी दुनिया में एक अच्छा सा घर बसाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस बारे में जरूर सोचूंगी। चलो मैं अभी चलती हूँ। ठीक है, ठीक से जाना, अपना ध्यान रखना। हाँ शकुंतला, सुनो तो ये चॉकलेट लाया था, इसे खा लेना। और हाँ खाते वक्त ना मुझे ना याद करना। और हाँ घर पहुँचकर अब मुझे फोन करके बता देना। और हाँ समय से खाना खाती रहना। अब देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। अरे आप मेरी कितनी चिंता करते हो। और एक मेरे बुड्ढे को देखो, शादी के इतने साल हो गए और ना तो मेरे पे ध्यान देता है और ना ही उसे मेरे कोई चिंता रहती है। और एक आप हो, कितना सोचते हो मेरे बारे में। और मैं आपकी इस बात के बारे में सोचूंगी जरूर। इतना कहने के बाद शकुंतला घर आ जाती है, लेकिन शकुंतला को उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है कि वो एक बूढ़े से बातें करते हुए घर की तरफ जा रही है। विमला उस वक्त तो कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वह शकुंतला के पीछे जाने की वजह किशन लाल के पीछे जाती है और जानबूझकर उससे टकराकर अपना सामान नीचे गिरा देती है। अरे अब मैंने देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। जरा आप मेरी मदद कर देंगे सामान उठाने में? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी और आपकी पत्नी की जोड़ी बहुत सुंदर है। अभी आपकी पत्नी को देखा है मैंने। अरे नहीं नहीं, अब वो मेरी पत्नी नहीं, अब बल्कि अब वो मेरी तो अब माशूका है। अरे हम दोनों तो एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। अरे अब क्या करें जब बुढ़ापे में प्यार हो गया तो। और वो कहते हैं ना, अब प्यार में उम्र देखी नहीं जाती। हाँ मैं तो हैरान ही रह गई आपकी बातें सुनकर। भगवान से दुआ करूंगी आप दोनों की जोड़ी कभी टूटे ना। मेरा मतलब हमेशा सलामत रहे। कितने प्यारे लगोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, घर जाना है। विमला को सब कुछ पता चल जाता है। शकुंतला अपने घर के पास वाले पार्क में बैठकर किशन लाल से बातचीत कर रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि विमला ने उसे देख लिया है और विमला भी किशन लाल से सारी बातें निकलवा लेती है। अब विमला अपने घर पहुंचकर सामान रखती है और सीधा शकुंतला के घर आ जाती है। उस वक्त घर में सभी लोग मौजूद होते हैं। अरे विमला, क्या बात है? मेरी बहू कह रही थी कि तू मेरे जाते ही मुझे ढूंढने आ जाती है। आजकल तुझे मेरी बहुत याद आती है। हाँ, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे घर आ जाती है। अरे वो क्या है ना, इस उम्र में मैं तो इश्क लड़ा नहीं सकती तेरी तरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आस पड़ोस से ही बात करके अपना समय निकाल लिया जाए। अरे कैसी बात कर रही है तू? अरे ये सब करने की मेरी उम्र थोड़ी ना है। अरे विमला, तू कुछ भी बोले जाती है। इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत ही क्या है? ऐसी भी भला कौन सी बात है जिसे तुम्हें इतना घुमा फिरा कर करनी पड़ रही है? अरे बहादुर भाई साहब, आप भी ना घर में रहते हुए अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं। दरअसल शकुंतला का किसी किशन लाल नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। आज ही मिलकर आई है उससे। वो तो कह रहा था कि जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो बड़ा दुख हुआ मुझे। कुछ भी बोल रही है? ये सब बातें आपको किसने कही? आप मेरी माँ जी को बदनाम कर रही हो। बहू तुम रुको। विमला, तुम्हें ये बातें किसने बताई? मैंने अपनी बाज वाली निगाहों से देखा है। शकुंतला पार्क में बैठी किसी के साथ बातचीत कर रही थी और मैं जैसे तैसे उस आदमी के मुंह से निकलवा रही थी शकुंतला उसकी कौन है। उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि वो जल्दी ही शादी करने वाला है शकुंतला के साथ। मैं तुरंत यही दौड़ी दौड़ी चली आई आपको बताने के लिए कि आपका घर बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं विमला, तू मुझसे जलती है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रही है मेरे से। विमला देख ले, तेरी आदत बिल्कुल भी सही नहीं है ये। मैं सुंदर हूँ और तू मेरी बराबरी नहीं कर पा रही, इसका मतलब तू कुछ भी बोलती जाएगी। सुंदर है तो कुछ भी करेगी। तुझे अपने बेटे बहू पति की इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? अरे मोहल्ले वाले तुझ पे थू थू करेंगे, शर्म कर ले थोड़ी सी। शकुंतला, विमला क्या कह रही है? अगर सच में ऐसा है तो मैं ये घर छोड़कर अभी चला जाऊंगा। तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ बोल रही है विमला। विमला को पता था कि शकुंतला उसकी बात नहीं मानेगी, इसीलिए विमला ने शकुंतला और किशन लाल की
ढेर सारी फोटो अपने फोन में खींच ली थी, जिसके बाद शकुंतला के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बहादुर अपनी बीवी शकुंतला को घर से निकालते हुए बोलता है, बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। अब मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने ये सब कुछ बहू को बता रखा था, ये राज सिर्फ मैं और बहू जानते थे, लेकिन विमला तूने सब बर्बाद कर दिया। जब बहादुर शकुंतला से रिश्ते तोड़कर उसे घर से निकालता है, तब शकुंतला हाथ पैर जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है और वो उससे सुधर जाने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।